नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पेत्रिम सेरोकिन पे चर्चा करेंगे। आज हम इनके जीवन परिचय, इनका सामाजिक परिवर्तन यानी जो उतार चढ़ाव का सिद्धांत है उन पे चर्चा करेंगे। सामाजिक क्रिया और संस्कृति पे सेरोकिन के क्या विचार हैं और सामाजिक गतिशीलता का जो सिद्धांत है इनका उस पे चर्चा करेंगे। इनकी प्रमुख पुस्तकों पे चर्चा करेंगे। तो एक नजर हम इनके जीवन परिचय पे डाल लेते हैं। इनका जन्म 21 जनवरी 1889 को हुआ। कब हुआ? 21 जनवरी 1889 को हुआ। कहां हुआ? रूस के अंदर हुआ। कहां हुआ? रूस के अंदर हुआ। इनकी जीवन यात्रा है वो 11 फरवरी 1968 को पूरी हो गई। सामान्य जीवन में सेरोकिन ने बहुत ही उथल पुथल जीवन जिया है। क्या हुआ था? 27 फरवरी 1917 को रूसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी। तो इसमें इन्होंने भाग लिया था और इस कारण से इनको जेल में डाल दिया गया था और इनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी। कौन सी सजा दी गई थी? मृत्युदंड दी गई थी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तो इनके छात्रों के प्रयास से मृत्युदंड को तो टाल दिया गया, लेकिन उनको देश निकाला कर दिया गया, देश से निर्वासित कर दिया गया। बाद में 1923 के अंदर अमेरिका के अंदर एक ये आमंत्रण पे गए थे और फिर इसके बाद वहीं बस गए। तो ये रूस के समाजशास्त्री हैं, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है बाद का वो अमेरिका रहा है। पहले इन्होंने मिसिसोटा विश्वविद्यालय में अध्यापन करवाया और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने समाजशास्त्र को पढ़ाना प्रारंभ किया 1930 से। और ये इस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने और अध्यक्ष बने। सेरोकिन कौन से विश्वविद्यालय में? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। तो ये यहां पर मर्टन और पार्सन्स के गुरु भी रहे। मर्टन और पार्सन्स इनके पहले शिष्य रहे और बाद में इनके सहयोगी रहे। इनको साथ करने का, काम करने का इनको मौका मिला। तो इनके जो समाजशास्त्र हैं, इनके समाजशास्त्र को हम संरचनात्मक समाजशास्त्र के तौर पे जानते हैं। अगर इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा देखें कि समाजशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया है, तो इनकी समाजशास्त्र की परिभाषा में ही इनकी सारी की सारी अवधारणाएं छिपी हुई है। वो क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं और अंतःक्रियाओं के माध्यम से निर्मित संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो क्या बातें बताई इन्होंने अपनी परिभाषा में कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया और अंतःक्रिया के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में हम इनको सांस्कृतिक निर्धारणवादी कहा जाता है। इन्होंने सबसे ज्यादा व्याख्या है वो संस्कृति की सामाजिक परिवर्तन के कई सिद्धांत है। आर्थिक निर्धारणवादी, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी, इसी प्रकार से सांस्कृतिक निर्धारणवादी है वो कौन है? सेरोकिन है। जैसे कि कार्ल मार्क्स को हम क्या कहते हैं? आर्थिक निर्धारणवादी कहते हैं। वेबलेन को हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहते हैं। तो इसी प्रकार से सेरोकिन है सांस्कृतिक निर्धारणवादी है। तो इनके जो सामाजिक संस्कृति या परिवर्तन का जो सिद्धांत है उन पे चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृति किसे कहा है सेरोकिन ने। तो संस्कृति से पहले वो सामाजिक क्रिया की व्याख्या करते हैं। सेरोकिन के अनुसार सामाजिक क्रिया क्या है? कोई भी एक ऐसी घटना जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करता है या उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अंतःक्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा इन्होंने मुख्य रूप से कहां से ली है? मैक्स वेबर से ग्रहण की है। तो इसमें हम देखते हैं वो यही बात करते हैं कि दूसरे के व्यक्ति को प्रभावित ना करे तब तक वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। तो समाजशास्त्र को उन्होंने सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी
जो कि 1947 में आई थी, पे अंत्य क्रिया के 3 तत्वों की बात की थी कि अंत्य क्रिया जब करते हैं तो 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं? 1 सोसाइटी, 2 कल्चर और 3 व्यक्तित्व। समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व। अगर इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व। इन तीनों पे ही इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो भी अवधारणाएं दी है, सिद्धांत दिए, उन पे लिखा है। तो अंत्यक्रिया के 3 तत्व बता दिए। अब संस्कृति क्या है? संस्कृति किसे कहा है? सेरोकिन के अनुसार संस्कृति क्या है? संस्कृति है वो व्यक्ति की अंत्यक्रिया में निहित, व्यक्ति की अंत्यक्रिया में निहित अर्थ, मूल्य और मानक। अर्थ, मूल्य एवं मानक है, इनसे ही संस्कृति बनती है। यानी संस्कृति क्या है? व्यक्ति की अंत्यक्रिया में निहित है। ये प्रश्न है वो एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि किसने कहा कि संस्कृति की अभिव्यक्ति है वो व्यक्ति की अंत्यक्रियाओं से होती है? तो किसने कहा? सेरोकिन ने कहा कि संस्कृति है वो व्यक्ति की अंत्यक्रिया में ही निहित होती है। और 3 रूप इन्होंने बताए, 3 बातें बताई अंत्यक्रिया के अंदर, अर्थ, मूल्य और मानक, और यही संस्कृति है। तो इन तीनों के माध्यम से ही संस्कृति बनती है। और इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक परिवर्तन मूल रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन ही है। जब ये सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो वो मूल रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है तब समाज में परिवर्तन आ जाता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। यानी सामाजिक परिवर्तन मूल रूप से क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन है। ये कथन वाले प्रश्न है उनमें आता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं प्रश्न है वो बहुत गहराई से आने लगे हैं। पहले तो क्या है कि सिर्फ पूछ लिया जाता था कि उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसने दिया, लेकिन आजकल नहीं आते हैं। आजकल एक एक कथन उनका उठा लेते हैं और उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये 2-3 मैंने बातें बताई थी पिछली इसमें पीपीटी में, तो वो महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की। तो इनको सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सिद्धांत सेरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिशीलता में दिया। ये पुस्तक है वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसके 4 वॉल्यूम थे जो कि 1937 से लेकर 1941 तक प्रकाशित हुए थे। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। 4 वॉल्यूम इसके 1937 से 1941, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिशीलता, इसका हिंदी में पढ़ेंगे। और एक पुस्तक जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, 1947 में। इन 2 पुस्तकों में इन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को रखा है। इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव का सिद्धांत या स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव सिद्धांत या स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने एक रेखीय सिद्धांत को पूर्णतया नकारा था। अगर दूसरी भाषा में इसको कहें तो इसे पेंडुलम, तरंग, स्प्रेयल, ध्रुवीकरण या सीमाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके इतने नाम हैं। कितने नाम हो गए? एक उतार चढ़ाव का सिद्धांत, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, पेंडुलम का सिद्धांत, तरंगीय सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सेरोकिन ने संस्कृति के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से प्रकार बताए थे? एक तो इंद्रिय परख यानी चेतनात्मक संस्कृति या सनसेट। दूसरा कौन सा बताया था इन्होंने? इन पे अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा विचारात्मक संस्कृति। तो उन्होंने क्या कहा कि संस्कृति के 2 ध्रुव हैं। क्या है? 2 ध्रुव हैं। एक इंद्रिय परक संस्कृति है, दूसरी तरफ विचारात्मक संस्कृति है। एक तरफ कौन सी संस्कृति है? इंद्रिय परक, भौतिकवादी। कौन सी संस्कृति है? भौतिकवादी संस्कृति है। दूसरी तरफ कौन सी संस्कृति है? आध्यात्मिक संस्कृति है, विचारात्मक संस्कृति है। अब क्या होता है कि जो परिवर्तन होते हैं ये 2 ध्रुव हो गए। ये एक ध्रुव भौतिक संस्कृति का हो गया,
ये चरम बिंदु हो गया और ये आध्यात्मिक संस्कृति का चरम बिंदु हो गया। तो ये दो ध्रुव हैं, इन दोनों के बीच में सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम होता है, क्या होता है? घड़ी का पेंडुलम। तो ये घड़ी होती है, इसके नीचे होती है जो हर 1 घंटे बाद में इधर उधर हिलती रहती है। ये जो है इसकी सुई है, पेंडुलम है, वो इससे आगे नहीं जा सकता, इधर इससे आगे नहीं जा सकता। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण का सिद्धांत या पेंडुलम का सिद्धांत कहते हैं। और जो परिवर्तन होता है वो तरंगीय रूप में होता है, इसलिए इनको तरंगीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने संस्कृति के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? संस्कृति के 3 प्रकार बताए। 3 प्रकार की सांस्कृतिक व्यवस्था इन्होंने बताई है। नंबर 1 कौन सी है? इंद्रिय परक संस्कृति या चेतनात्मक संस्कृति या भौतिकवादी संस्कृति। और अंग्रेजी में इसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हमें ये अंग्रेजी वाला शब्द ध्यान में रखना है। हो सकता है वो यहां कोई और शब्द ढूंढ के लाएं जो अपने कभी पढ़ा नहीं हो, क्योंकि अंग्रेजी में एक ही होता है और हिंदी के अंदर उसके 10 शब्द हो जाते हैं। जैसे कि पैरों पे वो कभी एक वीडियो चलता रहता है कि अंग्रेजी में तो फुट बोलते हैं, इसको हिंदी के अंदर पैर बोल देते हैं, चरण बोल देते हैं, इनको पग बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या 10-15 नाम इसके बता दिए होते हैं। तो इसी प्रकार अंग्रेजी में तो एक शब्द होता है, हिंदी में उसके 10 नाम बता दिए जाते हैं। तो हमें हमेशा अंग्रेजी वाली शब्दावली का प्रयोग करना है। सेट कल्चर। तो ये भौतिकवादी या इंद्रिय सुख से प्रेरित होती है। इसमें भौतिक वस्तुओं में खुशी मिलती है, इंद्रियों को प्रसन्नता मिलती है। अब ये सिद्धांत या ये संस्कृति कैसे विकसित होती है? अब मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं कि ये संस्कृति, ये सृष्टि है, ये दुनिया है, ये संसार है, ये क्या है, कैसे है, ये हमारा जीवन कैसे है? हम भारतीय लोग क्या कहते हैं? हम एक भौतिक शरीर है, हमारे अंदर आत्मा होती है, वो अमर रहती है, इस जन्म के कर्मों का फल आगे मिलता है, मोक्ष प्राप्ति हमें करनी है। तो ये क्या हो गया कि ये आध्यात्मिक स्तर हो गया, यानी हम इस संसार को महत्व नहीं देकर अपने आध्यात्मिक संसार को महत्व देते हैं। और दूसरी संस्कृति होती है, वो क्या कहती है? खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी को दुखायो ना। इस दुनिया में जो हमने उपभोग कर लिया वही कुछ है, साथ में कुछ नहीं जाएंगे, कोई कर्म वर्म कुछ नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो जीवन मिला है उसको एंजॉय करो, मौज मस्ती करो। तो ये जीवन को मौज मस्ती, जो संस्कृति जीवन को मौज मस्ती समझती है, वो कहती है कि जो कुछ है वो यही है। उनमें कौन सी संस्कृति होती है? भौतिकवादी संस्कृति होती है। भौतिक चीजों में उनको सुख प्राप्ति होती है और इसलिए वस्तु प्राप्त करने का, ज्यादा से ज्यादा वस्तु या सुख सुविधाओं के साधन बटोरने का प्रयास इसमें किया जाता है। और यहां फिर नए नए आविष्कार होते हैं। इस संस्कृति में क्या होते हैं? नए नए आविष्कार होते हैं। और इस संस्कृति में धर्म का महत्व नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार की जो विचार रखती है उससे शेरोकिन ने चेतनात्मक संस्कृति या इंद्रिय परक संस्कृति या भौतिकवादी संस्कृति कहा है, सनसेट कहा है। दूसरी है विचारात्मक संस्कृति। विचार यहां महत्वपूर्ण है, विचार, भावना, भावनात्मक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति। कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए, हो सकता है और भी कोई नाम हो। विचारात्मक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कृति। तो ये विचारात्मक संस्कृति है, भावना प्रदान होती है। इसमें एक शब्द मैंने अलग से कर दिया है, आइडिया। बोलते ना आइडिया, विचार। तो ये आइडेंटल क्या है? कल्चर है। इसमें आइडिया महत्वपूर्ण होता है। लोगों का झुकाव है वो उच्च आदर्शों की ओर होता है। क्या होता है? उच्च आदर्शों की ओर होता है, नैतिक मूल्यों की ओर होता है, मोक्ष की ओर होता है, धर्म की ओर होता है। भारत, चीन और मध्यकालीन ईसाई समाज, कैथोलिक मुख्य रूप से जो मध्यकालीन थे, वो इस प्रकार की संस्कृति के उदाहरण थे। ईसाई है वो उस समय स्वर्ग प्राप्ति को विशेष महत्व देते थे, जैसे कि, और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वो कुछ किसी भी स्तर पे जा सकते थे।
और पोप, वहां ईसाई धर्म में सर्वोच्च कौन होता है? पोप थे, पादरी थे। वो क्या करते थे? उनकी भावनाओं का, भावनात्मक संस्कृति का फायदा उठाते हुए वो क्या करते थे? स्वर्ग के टिकट बेचा करते थे। पढ़ा होगा आपने, स्वर्ग के टिकट बेचा करते थे कि स्वर्ग का टिकट हमसे प्राप्त कर लो और फिर आपको स्वर्ग प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। तो एक व्यक्ति क्या होता है कि वो दिन में तो पोप के पास जाता है, पादरी के पास जाता है, जी स्वर्ग की टिकट दे दो, तो वो 100 जो भी मुद्रा होती है वो लेता है और शाम को उसी पादरी के घर में क्या डाका डाल देता है, लूट मचा लेता है। तो वो पादरी है, वो उसको गालियां बकता है कि कमीने तू मेरे को लूट रहा है, तुझे तो नरक मिलेगा। तो वो सामने से क्या जवाब देता है कि नहीं पादरी साहब, मैंने आज दिन में ही आपसे स्वर्ग का टिकट है वो कटा लिया है, अब मैं कुछ भी करूं मुझे नरक नहीं मिल सकता। तो ये इस प्रकार की जो स्वर्ग मोक्ष की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, वो विचारात्मक संस्कृति के उदाहरण है। भारत धीरे धीरे, भारत का जो संस्कृति है वो धीरे धीरे इंद्रिय परक संस्कृति, भौतिकवादी संस्कृति की ओर भारत बढ़ता जा रहा है। आजकल हम भी पश्चिम देशों की तरह, तो भौतिकवादी संस्कृति का उदाहरण किसका है? अमेरिका का है, यूरोपीय समकालीन, वो किनके उदाहरण है? वो भौतिकवादी संस्कृति के उदाहरण है। अब है आदर्शात्मक संस्कृति। इसमें क्या है? आइडियल। इसमें क्या है? आइडियल। आइडियल यानी आदर्श। आइडियल कौन है? तो आइडियलिस्टिक कल्चर, ये दोनों का मिश्रण है। ये दोनों का मिश्रण है, ये दोनों के बीच की अवस्था है। ये भौतिकवादी, ये आध्यात्मिक, इन दोनों के बीच की जो अवस्था है वो क्या है? वो क्या है? आदर्शात्मक संस्कृति है। कोई भी संस्कृति ना तो पूर्ण इस तरफ होती है ना ही होती है उसका, वो पेंडुलम की तरफ दोनों के बीच में झूलती रहती है। तो इसमें ना तो धर्म की उपेक्षा की जाती है ना ही विज्ञान की उपेक्षा की जाती है, दोनों को ही संतुलित महत्व दिया जाता है। ना तो दोनों की उपेक्षा की जाती है ना दोनों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जब चेतनात्मक संस्कृति, भौतिकवादी संस्कृति अपने चरम की तरफ चली जाती है तो वह पुनः भावनात्मक संस्कृति की ओर लौट आती है। ये सबसे बड़ा विषय है, निष्कर्ष है, वो निकल के आता है कि जब हम भौतिक सुख सुविधाओं से उब चुके होते हैं तब हम धर्म की शरण में जाते हैं, तब हम शांति की तलाश में जाते हैं। इंद्रिय परक संस्कृति में क्या होता है कि हम किन में कोशिश करते हैं, जो कि भारत का ही है, हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है उसी की अभिव्यक्ति मैं करता हूं और उसको मानता भी हूं कि हम भौतिक सुख सुविधाओं में क्या करते हैं? सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। भौतिक संसाधन जुटाते रहते हैं, यानी किसके चक्कर में पड़ते रहते हैं? 99 के फेर में रहते हैं। 99 फिर 100, 1000, लाख, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। फिर अंत में लगता है कि नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर हम भावना अपनी आध्यात्मिक संस्कृति की ओर लौटते हैं, धर्म की शरण में चले जाते हैं। अब आपने कभी अगर देखा होगा, एक होता है इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन जो कृष्ण जी की पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पश्चिम के लोग हैं, वो आकर हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो इस भौतिकवादी संस्कृति से उब चुके होते हैं। मैं ओशो, आचार्य रजनीश, उनको सुनता हूं, उनके कैंप अटेंड करता हूं, तो उनमें भी बहुत सारे विदेशी भारत में आते हैं। किस लिए? आध्यात्मिकता को, सुख शांति के लिए। वो भौतिक संस्कृति से उब चुके होते हैं। अब है एक और सिद्धांत है, छोटा सा है, इस पे हम चर्चा करके फिर सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इन्होंने संस्कृति की बात की है और सामाजिक क्रिया की बात की है। दो चीजों की इन्होंने विशेष बात की है। एक है अधिव्यवस्था, सुपर सिस्टम। क्या है? सुपर सिस्टम। तो इनको क्या कहते हैं हम? संस्कृति निर्धारणवादी कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन के जो कारण होते हैं वो किसमें निहित होते हैं? वो संस्कृति के अंदर ही निहित होते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सामाजिक परिवर्तन का एक नाम और क्या हो गया? सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन के जो तत्व होते हैं वो संस्कृति के अंतर ही होते हैं, उसमें ही अंतर्भूत होते हैं। तो संस्कृति के तत्व कौन से होते हैं? भाषा है, बोली है, धर्म है, कला है, आचार है, विज्ञान है, ये सब संस्कृति के अंदर आता है। ये क्या है? सांस्कृतिक इकाइयां हैं।
संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सेरोकिन ने क्या बताई है? सांस्कृतिक इकाई। तो इन सांस्कृतिक इकाइयों से मिलकर क्या बनती है? अधिव्यवस्था बनती है। सुपर सिस्टम जो बनता है वही अधिव्यवस्था कहलाता है। यानी एक देश के अंदर जितनी संस्कृति है वो सब मिलकर, सांस्कृतिक इकाइयां मिलकर एक व्यवस्था बनाती है, उसे अधिव्यवस्था सेरोकिन ने कहा है। जैसे कि भारत में एक अधिव्यवस्था है। भारत क्या है? एक अधिव्यवस्था है और यहाँ पे कई इस अधिव्यवस्था के अंदर उपव्यवस्थाएं है। क्या है? उपव्यवस्थाएं है। यहाँ प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक मूल्यों को हम अधिव्यवस्था माने तो इसके लिए अलग अलग, या पूरे भारत को एक अधिव्यवस्था माने तो इसके अंदर अलग अलग समुदायों की अलग अलग संस्कृति है, यानी अलग अलग उप संस्कृति इकाइयां मिलकर एक अधिव्यवस्था बनाते हैं। और संस्कृति को उन्होंने अधिसांवेय भी कहा है। क्या कहा? संस्कृति को अधिसांवेय। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, किन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं समाज को अधिसांवेय किसने कहा था? समाज को अधिसांवेय किसने कहा था? किसने कहा था? समाज को अधिसांवेय समाज। अधिसांवेय समाज की अवधारणा किसने दी थी? दुर्खिम ने दी थी। किन्होंने दी थी? दुर्खिम ने दी थी। दुर्खिम ने अधि समाज कहा या सांवेय समाज की चर्चा की, यानी समाज ही सब कुछ है, समाज ही ईश्वर है। ईश्वर या सर्व की जो रचना है वो, या ईश्वर है वो समाज का ही महिमा मंडन है, अलग से कुछ नहीं है। यानी जो कुछ है वो क्या है? समाज है। तो इसी प्रकार से सेरोकिन कहते हैं कि जो कुछ है वो संस्कृति है, संस्कृति के अलावा कुछ नहीं है। संस्कृति सांवेय या अधि संस्कृति। अब बात करते हैं इनके सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक सत्रीकरण के सिद्धांत की। सामाजिक गतिशीलता की पहले बात कर लेते हैं, फिर सामाजिक सत्रीकरण की बात करेंगे। वैसे मूल रूप से ये जो सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत है वो किस पे आधारित होती है? सत्रीकरण के आधार पर ही होता है। सत्रीकरण किसे कहते हैं? समाज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में कई सत्रों पे बांटना। समाज को उच्चता एवं निम्नता के आधार पर कई स्तरों में बांटना सामाजिक सत्रीकरण कहलाता है। ये हमने भूगर्भ शास्त्र से, भूगोल से ग्रहण किया है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ भारतीय समाज को 4 सत्रों में विभाजित किया गया है जाति के आधार पे। यहाँ सबसे निम्न, शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, ऊपर आ गए। तो ये 4 स्तर आ गए और सामाजिक गतिशीलता इनसे ही जुड़ा हुआ है। तो सेरोकिन ने ये जो सिद्धांत दिया है, अवधारणा दी है, वो ऐतिहासिक और परिमाणात्मक तथ्यों पर आधारित है। इनकी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, 1927 में, ये पुस्तक बनी थी 1927 में इन्होंने लिखी थी, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। तो इस पुस्तक में इन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत की है। क्या होती है सामाजिक गतिशीलता? क्या कहा है सेरोकिन ने? सेरोकिन ने कहा है कि किसी समाज की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था में, सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था में व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो वो सामाजिक गतिशीलता है। पद या परिवर्तन व्यक्ति के अंदर होता है, हम में भी कोई परिवर्तन आता है तो वो क्या है? सामाजिक गतिशीलता है। सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार सेरोकिन ने बताए हैं। कौन कौन से? क्षैतिज समरेखीय, हॉरिजॉन्टल गतिशीलता। हॉरिजॉन्टल ये अंग्रेजी का शब्द है, यही आएगा भी। एमपी पेट के अंदर एक प्रश्न आया था जिसमें इस पे चर्चा की गई थी, तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ था लंबवत। क्या? लंबवत गतिशीलता। तो उन्होंने क्षैतिज गतिशीलता को भी क्या लिख रखा था? लंबवत गतिशीलता। लेकिन यहां क्या है? अंग्रेजी की शब्दावली है हॉरिजॉन्टल गतिशीलता। समरेखीय, क्षैतिज गतिशीलता, यानी एक ही स्तर पे, अगर जैसे ब्राह्मण है, गांव का पुजारी है, वो दूसरे गांव में जाकर पुजारी बन जाता है तो वो क्या हो गया? स्तर तो उसका वही है, बदला नहीं है। तो लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया है, उसकी भूमिका बदल गई है। पहले फलाने गांव का पुजारी था, अब दूसरे गांव का पुजारी हो गया। आज इस गांव का पटवारी है, कल दूसरे गांव का पटवारी हो गया। आज इस उपखंड का तहसीलदार है, दूसरे दिन। तो ये जो स्थिति है जिसमें स्तर में परिवर्तन नहीं आता है, तो जो ट्रांसफर होते हैं, आज कोई एक फैक्ट्री में काम कर रहा है मजदूर, कल दूसरे में काम कर रहा है,
तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। जैसे किसान है वो मजदूर है, बाद में औद्योगिक मजदूर बन गया, तो जो प्रजातीय, आयु, समूह, लैंगिक, व्यवसाय, क्षेत्रीय, राज्य समूह में जो गतिशीलता आती है वो मुख्य रूप से क्षैतिज प्रकार की होती है। गतिशीलता यानी अगर कोई प्रजाति आधार पे देखे तो वो प्रजाति अलग अलग प्रकार की होती है। अगर कोई व्यक्ति को, दूसरे प्रजाति के व्यक्ति को कोई अगर स्वीकार कर लेता है तो उसकी प्रजाति को स्वीकार कर लिया, लेकिन कोई अंतर नहीं आने वाला है। आयु में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है गतिशीलता में। समूह के अंदर आज वो किसी एक समूह का है, कल किसी दूसरे समूह का बन जाएगा। लैंगिक से भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जैसे कि पहले मान लेते हैं कि पुजारी है वो केवल पुरुष होंगे, अब पुजारी अगर महिला हो गई तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं का शीर्ष वर्टिकल गतिशीलता आ गई, नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, लिंग का चेंज हुई है। क्षेत्रीय या राज्य समूह में परिवर्तन, आज कोई उत्तर प्रदेश का सदस्य है, कल वो मध्य प्रदेश का हो जाएगा, कल और कहीं का है, परसों और कहीं का हो जाएगा। तो ये सब क्षैतिज गतिशीलता में ही आते हैं। अब है ऊर्ध्व गतिशीलता, शीर्ष गतिशीलता या वर्टिकल। क्या? वर्टिकल गतिशीलता। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका में परिवर्तन तो आता ही होता है, साथ में उसका जो स्तर है, उसकी सामाजिक जो वर्ग परिस्थिति है, सामाजिक जो वर्ग परिस्थिति है यानी जाति के आधार पे 4 बातें हैं। अगर वो इससे इसमें आ गया तो वो क्या होगी? क्या होगी? वर्टिकल गतिशीलता होगी। लेकिन इसको बोलते हैं, जाति को हम क्या बोलते हैं? बंध सत्रीकरण। क्या बोलते हैं? बंध सत्रीकरण। बड़ा मुश्किल से आता है, जैसे संस्कृतिकरण के द्वारा थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। जैसे 3 वर्ग हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। किसी की नौकरी लग गई, आज आप मध्यम वर्ग में हो, नौकरी लगते ही अच्छी सैलरी हो गई, उच्च वर्ग में आ गए। तो ये गतिशीलता होती है वो ऊर्ध्व या शीर्ष या वर्टिकल या लंबवत गतिशीलता होती है। क्या होती है? लंबवत गतिशीलता होती है। और इससे क्या है कि व्यक्ति एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित हो जाता है। ये भी 2 प्रकार की होती है। अभी ये हमने बात की कि एक उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये 3 वर्ग हो गए, 1, 2 और 3, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब क्या होगा कि स्तर चेंज होगा, तो हो सकता है कि मध्यम वर्ग वाला है वो ऊपर स्तर में आ जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर की तरफ जाए। वो क्या होगा कि अगर उसका काम अच्छा चल रहा है, कोरोना के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, तो क्या हो गया? वो उच्च स्थिति से निम्न स्थिति में आ गए। और कोरोना के अंदर जिन्होंने कुछ अलग तरीके से काम किया, उस वजह से उनके काम बढ़ गए, तो वो क्या हो गए? निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में आ गए। तो इस आधार पर लंबवत गतिशीलता को 2 भागों में बांटते हैं, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। अपवार्ड यानी अप यानी ऊपर की तरफ उठना, निम्न स्थिति से, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर आना, असेंडिंग इसको बोलते हैं। दूसरा है अधोगामी, डाउनवार्ड, डाउन यानी नीचे की तरफ जाना, उच्च वर्ग से नीचे स्तर पे चला जाना। तो ये 2 प्रकार की गतिशीलता है। अब ये जो गतिशीलता है इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? अंतःपीढ़ी गतिशीलता और अंतरपीढ़ी गतिशीलता। अंतःपीढ़ी और अंतरपीढ़ी गतिशीलता यानी जो अधोगामी या जो लंबवत गतिशीलता है, जो वर्टिकुलर है, उसको 2 भागों में बांटा है, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी या फिर इंटर जनरेशन मोबिलिटी। तो सेरोकिन ने 2 प्रकार बता दिए। एक है अंतरपीढ़ी गतिशीलता, इंटर यानी दूसरे के अंदर, दूसरे में इंटर करना, इंट्रा होता है अपने में, इंटर यानी दूसरे में। तो एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में अंतर ये आता है तो उसे अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। यानी एक पिता किसान है, मजदूर है, उसका बेटा अगर अधिकारी लग जाता है, उच्च वर्ग में आ जाता है, तो वो क्या होगी? इंटर जनरेशनल मोबिलिटी होगी, अंतरपीढ़ी गतिशीलता होगी। दूसरा है अंतःपीढ़ी गतिशीलता, इंट्रा यानी अंतःपीढ़ी, अपनी ही पीढ़ी के अंदर। अभी आप, अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप मध्यम वर्ग में हैं,
और मध्यम वर्ग से अच्छी जॉब लग जाती है तो अच्छी सैलरी हो जाती है, इनकम अच्छी होने लग जाती है। भगवान करे सबको इस वर्ग में आ जाए आप, और तैयारी के बदौलत फिर आप उच्च वर्ग में आ गए, तो ये क्या हो जाएगी, अंतःपीढ़ी गतिशीलता हो गया। यानी आपने खुद ही अपने जीवन काल के अंदर ही एक परिस्थिति को बदलकर दूसरी परिस्थिति आपने ग्रहण कर ली, अपना वर्ग है वो बदल लिया, तो इसे क्या कहेंगे, अंतःपीढ़ी गतिशीलता कहेंगे। अब इस गतिशीलता के प्रभाव क्या होते हैं, इस गतिशीलता के क्या प्रभाव होते हैं, तो इन्होंने शेरोकी ने 3 प्रभाव बताए हैं गतिशीलता के। प्रजातीय संरचना में परिवर्तन आ जाता है गतिशीलता से, मानव व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। आत्मसात्मीकरण यानी एक समूह ये है, दूसरा समूह ये है। अब क्या होगा इसमें, भारत के अंदर पहले बहुत से लोग यहां पर आकर बसे थे, तो भारत की प्रजातीय संरचना बदल गई। मानव व्यवहार यानी कोई चपरासी है और उसको अगर प्रमोशन देके अधिकारी बना दिया जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। और सामाजिक प्रक्रिया, अब जब एक से दूसरे में आएगा तो सात्मीकरण, एकीकरण, प्रसंस्कृतिकरण, यानी ये सब सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, इनमें भी परिवर्तन आ जाएगा। शेरोकिन ने कहा है कि आज तक के जो भी समाज हैं वो स्तरहीन समाज नहीं है। क्या नहीं है, स्तरहीन समाज सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र है। वास्तव में ऐसा कोई समाज नहीं हो जिनमें ये स्तर नहीं होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के इन्होंने 3 स्वरूप बताए। कितने स्वरूप बताए, आर्थिक स्वरूप, राजनीतिक और व्यवसायिक स्वरूप। सामाजिक स्तरीकरण के 3 स्वरूप बताए, आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसायिक। व्यवसायिक को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, अंतर व्यवसायिक स्तरीकरण और अंतरा, इंटर और इंट्रा। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकों पे, पुस्तकों से भी प्रश्न आते हैं। तो इन्होंने पहले क्राइम एंड पनिशमेंट 1914 के अंदर, शायद 16 है या 14 अभी मैं भूल रहा हूं, 1914 के अंदर क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक लिखी। फिर एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी और सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक लिखी। ये इनकी पुस्तक है वो अमेरिका में आने से पहले की है, अमेरिका में आने से पहले की है। इन्होंने जो अपनी पहली पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी, इनकी पहली पुस्तक कौन होगी, क्राइम एंड पनिशमेंट 1914, वो थी क्रांति का समाजशास्त्र। कौन सी है, क्रांति का समाजशास्त्र, इवोल्यूशन, सोशियोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन, सोशियोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन, क्रांति का समाजशास्त्र 1925 में। 1928 में इन्होंने लिखी थी समकालीन समाजशास्त्र के सिद्धांत, और 1929 के अंदर ग्राम्य नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत जिमरमैन के साथ मिलकर लिखी थी। और 1937 से 1941 में 4 वॉल्यूम में 4 खंडों के अंदर इनकी पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिकी। तो इस पुस्तक में इन्होंने यूरोप के इतिहासों की क्रांतियों का विश्लेषण किया है इनमें। तो 3 पुस्तकें ये होगी। बाद में आती है इनकी द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन 1955 में बात कर चुके हैं। 1927 में सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थियरी, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत 1928 के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी जिमरमैन के साथ 1929 में। रूरल सोशियोलॉजी 1930 में। और सबसे महत्वपूर्ण सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स 1937 से 41, 4 वॉल्यूम है इसके। इसमें ही इन्होंने क्या दिया था, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। क्राइसिस ऑफ आवर एज एक पुस्तक है, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी 1947 में। समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व, ये 3 बिंदु आप याद रखना, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। आगे है फेड्स एंड फोबियल्स ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी 1965 में। सोशियोलॉजिकल थियोरी ऑफ टुडे, सोशियोलॉजिकल थियोरी ऑफ टुडे 1966 के अंदर।